हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज हम जो है क्लास 9th का हिस्ट्री का पहला लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो देखा था रीजंस ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी। अब उसके आगे जो है हम क्या पढ़ेंगे, मतलब कि जो है हमारा टॉपिक है अगला सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस। अब ये सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन होता है जब आपके बेसिक नीड्स जो हैं एंडेंजर्ड हो जाएं, मतलब वो ख़त्म होने के कगार पे हो जाएं या ख़त्म हो रहे हों। ऐसी परिस्थिति में जो है सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस कहा जाता है। और ये समस्या जो है कहाँ हुई? ये हुई थी फ्रांस में आपके। और जब फ्रांस में क्या हुआ था, लगातार पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था। मतलब आप कह लीजिए कि 1715 में ये जो है ये पॉपुलेशन आपका था 23 मिलियन, और फिर ये 1789 में ये जो इसका इंक्रीज़मेंट था वो लगातार बढ़ रहा था और ये लगभग हो गया था आपका 28 मिलियन। तो ये जो इंक्रीज़मेंट्स आपके देखने को मिल रहे थे, इसकी वजह से क्या हो रहा था? पॉपुलेशन की वजह से। अब पॉपुलेशन जब लगातार बढ़ रहा है तो आपका जो फूड ग्रेन्स था उसका डिमांड भी जो है वो लगातार बढ़ेगा। अब इस डिमांड के बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि लोगों में जो है होड़ मच गई। अब होड़ का मतलब जैसे अब इधर एक तरफ डिमांड बढ़ रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, प्रोडक्शन जो है वो नीचे डाउन होता जा रहा था। प्रोडक्शन कम हो रहा था जिसकी वजह से जो है मार्केट में जो है प्राइजेस जो हैं वो रेज़ हो रहे थे। मतलब प्रोडक्शन डाउन है, आपका डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस क्या होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझें, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं मार्केट में बिना सीज़न के वेजिटेबल्स आ जाते हैं मार्केट में। सीज़न अभी नहीं स्टार्ट हुए और वेजिटेबल्स जो है वो उपलब्ध हो गए मार्केट में। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा होता है, क्योंकि सीज़न में सारी चीज़ें अपने अपने सीज़न में अच्छे से होती हैं। लेकिन अगर बिना सीज़न आप किसी चीज़ को उगा रहे हैं तो उसमें प्रोडक्शन जो है वो बाकी की अपेक्षा कम होगा। अब ये प्रोडक्शन जो है होने की वजह से आप मार्केट में जब इसे सेल करेंगे तो वो क्या होगा, आपका उसका डिमांड भी रहेगी और डिमांड की वजह से इसके प्राइजेस जो हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं। मतलब सीज़न से पहले जब आप सब्जियां खरीदते हैं बाज़ार में तो वो आपको क्या होती हैं, हमेशा पहले की अपेक्षा हमेशा महंगी दामों में मिलती हैं। तो यही कंडीशन उस समय फ्रांस में था। प्रोडक्शन वीट्स की मतलब फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो है यहाँ डिमांड लगातार बढ़ ही रही थी, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में इसके प्राइजेस जो है वो रेज़ हो रहे थे। अब मार्केट में प्राइजेस रेज हो रहे हैं। दूसरी पहलू क्या था कि जो वेजेस थे लोगों की, जो लेबर्स थे, इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। जो आपके मिडिल क्लास, जो आपके लोअर क्लासेस के लोग थे, अब उनकी तनख्वाह तो बराबर ही थी, उन्हें मजदूरी तो बढ़ नहीं रही है। अब जब मजदूरी बढ़ नहीं रही है लेकिन उन्हें फूड ग्रेन्स वगैरह खरीदने के लिए जो है अनाज वगैरह खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब वो पैसे भी लिमिटेड है और यहाँ फूड ग्रेन्स की कीमतें बढ़ रही हैं। ये सारी सिचुएशंस जो है वो जो क्रिएट हो रही थी, इसी को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा गया है। अब इस क्राइसिस की वजह से क्या हो रहा था, ये क्राइसिस जो है एक और वजह थी इसकी, जैसे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी एक तरफ कम हो रहा था, दूसरी तरफ जो है क्या हो रहा था, जो प्रोडक्शन हो भी रहा था वो हेल्स के द्वारा या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो है वो नष्ट होता जा रहा था। और इन सारी परिस्थितियों के कारण जो है फ्रांस में सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस की परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो ये हो गया हमारा सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। अब फ्रांस की सोसाइटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की सोसाइटी जो है 3 भागों में डिवाइड थी। आपका फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था और आपका थर्ड स्टेट था। फर्स्ट स्टेट में आपके क्लर्जी वर्ग के लोग आते थे, सेकंड स्टेट नोबेलिटी, थर्ड में आपके आते थे पीजेंट्स वगैरह, पीजेंट्स, मार्चेंट्स, ये सब लोअर क्लासेस के। अब ये जो तीसरा ग्रुप था, जो एक और नया ग्रुप बन के आया उस समय सोसाइटी में, वो था मिडिल क्लास। ये कैसे बना? ये थर्ड स्टेट का ही एक सेक्शन था। थर्ड स्टेट का ही एक सेक्शन था जो कि बिकम हो गए प्रॉस्परस हो रहे थे। मतलब ये थर्ड स्टेट का एक ऐसा सेक्शन आया जो लगातार जो है प्रॉस्परस होता जा रहा था। अब ये जो है थर्ड स्टेट का जो ग्रुप था वो प्रॉस्परस कैसे हो रहा था? सबसे पहले हम जानते हैं इस ग्रुप में थे कौन। तो इस ग्रुप में जो थे वो कौन कौन थे? आपके थे मर्चेंट्स थे, आपके पीजेंट्स थे, आपके ट्रेडर्स वगैरह थे। वो तो सब एक ही हो जाएगा, मान लीजिए मर्चेंट्स, पीजेंट्स वगैरह, ये सारे लोग थे। और आपका लॉयर वगैरह का भी हो सकता है, लॉयर्स भी थे,
ये सारे ऐसे ही ETC ऐसे ही आपके कई ग्रुप थे। तो ये जो लोग थे, ये थर्ड स्टेट के ऐसे लोग थे जो कि आपके प्रॉस्परस हो रहे थे। अब ये प्रॉस्परस क्यों हो रहे थे, कैसे हो रहे थे? तो ये इस प्रकार से हो रहे थे कि ओवरसीज़ जो ट्रेड वगैरह हो रहा था, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम भी जो है सोसाइटी में स्टार्ट हो चुका था, और इन सारे कामों को करने की वजह से वो जो है काफ़ी पैसा कमाने लगे थे, और अब वो काफ़ी रिच हो रहे थे। लेकिन ये जो रिच हो रहे थे, ये एक ऐसा ग्रुप था जो ना ही बहुत ज़्यादा अमीर थे और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो ये जो नया ग्रुप आया बीच में बन के, उसी को मिडिल क्लास कहा गया है, उसी को आपका जो है वो मिडिल क्लास कहा गया। तो इस प्रकार से आपकी मिडिल क्लास का जो है एमर्ज हुआ। अब ये जो मिडिल क्लास के ग्रुप बना, अब इनका ये लोग जो है हमारे सोसाइटी में बहुत सारे फिलोसोफर आ रहे थे, वो अपने अपने नए नए आइडियाज़ दे रहे थे। उन आइडियाज़ को सुनने के बाद अब इनके व्यूज़ जो थे वो बदलने लगे थे। अब इनका यह मानना था कि हमारे समाज जो है एक हमारे लिए एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिसमें हर किसी को इक्वलिटी मिले, सबके लिए लॉज बराबर बनाए जाएं और अपॉर्चुनिटीज़ सबको इक्वल दी जाए एवरेज जो है हर क्षेत्र में। और इन्हीं सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों से जो है ये सोसाइटी के लोग जो है वो इंस्पायर्ड हो रहे थे। और ये इंस्पिरेशंस कहाँ से मिल रहे थे उनको? फिलोसफर्स के व्यूज़ के द्वारा। तो ये हमारा एमर्जिंग ऑफ मिडिल क्लास हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है, मैं आपको बता दूं, अगला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ फिलोसफर्स। ठीक है, हमारा जो है सॉरी एक मिनट मैं बता दूं, फिलोसफर, रोल ऑफ फिलोसफर्स के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे, और वो कहाँ पे है? आपकी सोसाइटी में। अब चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि उस समय लोग जो है वो फिलोसफर की व्यू से जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे थे, और ये व्यू उसमें फिलोसफर के व्यूज़ उन्हें कहाँ से मिल रहे थे? उनके द्वारा जो किताबें बनी थी, उनके द्वारा किताबें लिखी गई थी, उसमें से कुछ थॉट्स थे जिनको जानकर, जिनको पढ़कर लोग जो है वो इंस्पायर्ड हो रहे थे। इनमें से कुछ फिलोसफर्स की हम चर्चा करेंगे। जैसे पहले हैं हमारे जॉन लॉक। जॉन लॉक और इनकी किताब का नाम क्या है आपका? ट्रू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट। ट्रू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक हैं, और जो है इनकी किताब का नाम है ट्रू ट्रेटीज ऑफ जो है गवर्नमेंट। अब ये इस किताब में उन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपोज किया है। इन्होंने क्या किया? अपोज किया किसे? डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, मतलब जॉन लॉक जो पहले फिलोसफर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है ट्रू ट्रेटीज ऑफ गवर्नमेंट, और इस किताब में उन्होंने अपोज किया है डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट। मतलब उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा कि जो राजा उस समय हुआ करते थे, राजा को लोग जो है भगवान का दर्जा देते थे, और उनका यह कहना था कि जो उनके पास राइट हैं, जो अधिकार हैं, वो भगवान तुल्य हैं, और उनके अधिकार जो है भगवान के समान उन्हें दिए गए हैं। और लेकिन इनका क्या कहना था जॉन लॉक का? इन्होंने अपनी किताब में ये बताया कि जो राजा को ये जो अधिकार एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, वो अधिकार नहीं दिए जाना चाहिए, क्योंकि इसका नाजायज़ फ़ायदा भी जो है वो लोग उठा सकते हैं, राजा जो है उठा सकता है। अब अगला है हमारा जॉन राउसी। जॉन राउसी
जॉन राउसी, उनकी किताब का क्या नाम था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी किताब का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और इन्होंने जो है इस किताब में जो है इक्वल वोटिंग राइट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की है। हम क्या कहते हैं, दूसरे हमारे जॉन राउसी, इनकी किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इस बुक में इन्होंने जो है इक्वल वोटिंग राइट एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की है। मतलब इनका यह कहना था कि जॉन राउसी का, इन्होंने ये कहा कि जो सोशल ग्रुप है हमारा, मतलब जो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की जो किताब थी उनकी, उसमें इन्होंने कहा कि एक हमारे पास जो एक ऐसा समाज होना चाहिए, या हमारी जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार होनी चाहिए। मतलब सभी लोगों के द्वारा उन्हें इक्वल राइट दिया जाए, ताकि वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपनी सरकार को चुने, अपने राजा को चुने, जो उनको जो है उनके ऊपर गवर्न करने का काम करेगा। उन्होंने आपके जॉन राउसी के द्वारा उन्होंने ये विचार अपनी किताबों में लिखा। तीसरा है हमारा मॉन्टेस्क्यू। तीसरे हमारे हैं मॉन्टेस्क्यू, और इनकी किताब है क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें इन्होंने डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट की बात की है। इसमें इन्होंने क्या कहा? इनकी किताब है द मॉन्टेस्क्यू है, इनकी किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इसमें इन्होंने डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट की बात की। इन्होंने कहा कि जो है इसमें जो सरकारें होती हैं, वो सरकार जो है कैसी होनी चाहिए? वो डिवाइडेड होनी चाहिए। मतलब पावर्स जो हैं वो डिवाइड होने चाहिए। डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए यहाँ पे। डिवीज़न ऑफ पावर्स जो हो डिवाइड होना चाहिए। किसमें? आपका ये होगा लेजिस्लेचर, सेकेंड में है आपका क्या? एग्जीक्यूटिव, और है आपका जुडिशरी। राइट। इन 3 पार्ट्स में जो है आपके पावर्स को डिवाइड करना चाहिए। मतलब सिर्फ एक राजा के पास ही सारा पावर नहीं होना चाहिए, जबकि क्या होना चाहिए? एक ऐसे 3 ऐसे भागों में डिवाइड होना चाहिए जहाँ पे पावर्स जो है वो अलग अलग वर्क करें। मतलब लेजिस्लेचर एक ऐसा वो संस्था होगी जहाँ पे जो है पावर आपके लॉज को बनाने का काम किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव के थ्रू जो है आपके लॉज को लागू करवाने का काम किया जाएगा। और जुडिशरी जो है वो पार्ट होगा आपके, जहाँ पे इन लॉज को पूरी तरह से जो लागू नहीं कर रहे हैं, जो पालन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे उन्हें पनिशमेंट भी दिया जाए। तो इस प्रकार से ये डिविजन्स होने चाहिए। तो आपके ये जो फिलोसफर्स थे आपके, जहाँ जैसे जॉन लॉक थे, उन्होंने क्या कहा कि आपके जो है राजा को फुल पावर नहीं मिलना चाहिए, एब्सोल्यूट पावर्स नहीं मिलने चाहिए। वहीं राउसी का कहना था कि जो है, उन्होंने बुक में अपने लिखा कि ये जो पावर्स हैं लोगों को जो है मतलब कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और हमें सब लोगों को मिलकर जो है अपनी एक सरकार बनानी चाहिए। और आपके मॉन्टेस्क्यू का यह कहना था कि पावर्स जो है वो सब डिवाइड होने चाहिए, लोगों में मतलब कुछ विभागों में डिवाइड होने चाहिए, ताकि पावर के इस प्रकार से सरकारें जो है अच्छे से, या संस्था जो है अच्छे से चल सके। तो ये जो इंस्पिरेशन है वो सिर्फ किताबों तक ही नहीं रही, ये जो है इंस्पिरेशंस जो है वो किताबों तक ही नहीं रही, और उसे अब लोग जो है वो चर्चा करने लगे थे वहाँ अलग अलग संस्थाओं में। कि जैसे कि आप देखते होंगे कि मार्केट वैल्यू में वगैरह में लोग जाते हैं, जहाँ पे सब इकट्ठे रहते हैं, वहाँ पे किसी न किसी मुद्दे पे लोग चर्चा करते रहते हैं। तो वहाँ अब
लोग इकट्ठा होने लगे थे सोसाइटीज़ में। अब इकट्ठे मिलकर लोग जो है इस मुद्दे पे, इन बातों पर जो है विचार करने लगे थे और लोग जो है अब इंस्पायर्ड होने लगे थे और ये सारी लोग जो है काफ़ी जागरूक हो चुके थे। अब लोगों में जो है अलग ही विचारधारा हो चुकी थी और अब लोग जो है राजा के खिलाफ भी हो रहे थे कि नहीं, राजा अब जो जिस ढंग से काम करे वो अब नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से अब राज शासन जो है वो नहीं चलेगा। और ये सारी घटनाएं कब हो रही थी? ये घटना तब हो रही थी जब राजा जो है वो डिसाइड करने वाला था कि मुझे टैक्स को बढ़ाना है। टैक्स राजा कब बढ़ा रहा था? अब आप वापस उसी पुरानी स्टोरी पे आ रहे हैं जहाँ मैंने बताया था कि राजा की ट्रेजरी जो है वो खाली हो चुकी थी और राजा जो है डिसाइड कर रहे थे कि इस ट्रेजरी को फिल करने के लिए मुझे टैक्सेस को बढ़ाना होगा। तो ये वही टाइम था जब ये सारे जहाँ एक तरफ राजा टैक्स को बढ़ाने के बारे में सोचे थे, वहीं दूसरी समय जो है सोसाइटी में लोग जो है वो काफ़ी इंस्पायर्ड हो रहे थे आपके इन फिलोसफर्स के द्वारा। तो ये सब था आपका फिलोसफर का रोल जो कि आपके फ्रेंच सोसाइटी में था या आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में रहा। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।